नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जो ठहा के लेके आता है, आपके बीच में लेके आता है खुशियां, लेके आता है मुस्कुराहट, लेके आता है कविताएं, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। भाई, जीवन की यात्रा में कई क्षण ऐसे आते हैं जब यात्राएं करनी पड़ती है। हमारे एक दोस्त हैं प्रदीप चौबे, कई वर्षों पहले की बात है। प्रदीप चौबे और मैं, हम दोनों एक रेलवे स्टेशन है कटनी, वहां से हमें कहीं जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन में तो भीड़ बहुत है, डब्बे में जगह ही नहीं है। तो चौबे जी ने कहा अभी इलाज करता हूं। उन्होंने अपने झोले में से एक नकली रबड़ का सांप निकाला और डब्बे में छोड़ दिया और चिल्लाने लगे, देखो सांप 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 सांप। अब भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर, खाली पूरा डब्बा खाली हो गया। जैसे ही डब्बा खाली हुआ, उन्होंने कहा देखो कितनी जगह है, अब आके सो जाओ। तो 6-8 घंटे जब हमारी बाद नींद खुली तो स्टेशन था, कोई प्लेटफॉर्म था, तो एक कुली जा रहा था। तो हमने पूछा भाई साहब कौन सा स्टेशन है? बोले कटनी। बोले 8 घंटे बाद भी कटनी? बोले हाँ, इस डब्बे में सांप निकल आया था तो डब्बा कट के यहीं रह गया। लेकिन हम लोग यहां अलग अलग स्टेशनों से तो जरूर जाएंगे, लेकिन एक ही खूबसूरत हम सफर के साथ। आइए मैं बुलाता हूं मेरी साथी नेहा मेहता को। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हंसी और मनोरंजन से भरी ये मालगाड़ी 3 बड़े बड़े स्टेशन पर रुकते हुए एक छुपे रुस्तम स्टेशन पर भी रुकेगी। यात्रियों से अनुरोधन है कि एक मिनट, ये क्या हो क्या रहा है? यात्रा की अनाउंसमेंट हो रही है। वैसे नेहा, आप खुद 2 दिनों से मुंबई में नहीं थी, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। मुंबई से बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में विदाउट ट्रैफिक भी सड़कें हैं। और ट्रैफिक में कई बार ऐसे कमाल होते हैं, मैं बताता हूँ। मैं एक बार एक कार लेके जा रहा था, तो आगे साइकिल लेके एक लड़का चलने लगा और उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। तो आइए मिलते हैं उन हमारे 3 साथियों से जो जिंदगी की यात्रा में हंसते हैं, हंसाते हैं, उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो हमारे साथ श्री प्रदीप चौबे हैं, गुरु सक्सेना है, और हैं और थे के बीच की अवस्था के विश्वेश्वर जी हैं। ये हैं और थे के बीच की अवस्था इसलिए क्योंकि पंडित जी हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। जहां है वहां नहीं है, जहां नहीं है वहां सदैव है, और जहां है वहां इस तरह से है कि वहां से अगर चले भी जाते हैं तो लोगों को हमेशा याद रहते हैं कि कैसे थे। प्रदीप जी, आप पहली बार पंडित विश्वेश्वर शर्मा से कब मिले थे? पहली बार याद तो नहीं आता, लेकिन पहली बार ही मिला था। उस वक्त क्या प्रतिक्रिया रही थी आपकी? जिस समय मुझे याद आ रहा है कि जब उनसे मैं पहली बार मिला था, मैं उनकी गोद में था। वाह। तो प्रतिक्रिया तो उनकी, पूछो मुझसे क्या पूछते हैं। और प्रदीप जी, मैं जानता हूं कि आपने गोद में क्या किया होगा जिससे इनकी प्रतिक्रिया रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सदैव जहां जाते हैं अपने निशान और अपनी छाप छोड़ ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शब्दों के अर्थ कमाल के निकालते हैं। हम कहते हैं कि आप बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी। वो कहते हैं काय के बड़े हैं? अगर दही में पड़े हैं। अगर दही में पड़ा है तो वो दही बड़ा है, वो बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों के अर्थ निकालने वाले बड़े कवि प्रदीप चौबे हमारे बीच में। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रदीप चौबे का। ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही मेरे बारे में, मेरे सम्मान में, कि मैं शब्द से अर्थ निकालता हूँ, शब्दों से अर्थ निकाल देता हूँ, अलग अलग अर्थ निकाल देता हूँ। ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब माइक पे खड़े होते हैं तो फिर हम ही सबसे बड़े होते हैं। खास रस के कवि के पास में कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ नहीं होता है जी। उर्दू का एक शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख समझते ना आप लोग? जी, नर्क में गया। तो उर्दू का एक मज़हिया शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया, तो यमराज को लग रहा था कि ये घबरा जाएगा, यहाँ सीन देख के, भयानक सीन होते हैं दोज़ख में तो। हाँ। लेकिन हास रस का वो शायर न घबराया, मज़हिया शायर, बल्कि जोर जोर से ठाके लगाने लगा। अच्छा। तो यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा है? तो उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। हाँ। हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। मैं बताता हूँ आपको आज क्या ज़माना बदल गया। आज की एजुकेशन, आज के बच्चे कितने शार्प हैं। किसी ज़माने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, बच्चे कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं। एक मास्टर ने बड़ा भोंडा सवाल बच्चे से पूछा कि 100 चूहे खा के बिल्ली
हज को चली। ये तो कहावत है, लेकिन उसने हज को गायब कर दिया। अच्छा। और कहा कि खाली स्थान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली चली। बोलो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो मास्टर ने चांटा दिया, अबे हज को चलिए बोलना था। बोले साहब रहने दो, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी। और वो तो मास्टर साहब आपका सम्मान रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। बहुत अच्छे। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। बच्चा बोला शादी करूंगा। मास्टर बोला वो तो मैं समझ गया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या बनोगे। बोले दूल्हा बनूंगा। अरे बोले यार क्या हासिल करोगे वो बता। बोले दुल्हन हासिल करूंगा। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा, बता बेटा माँ और बाप में क्या फर्क होता है। बच्चा बोला सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, बाप कहने से बंद हो जाता है। वाह 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 वाह। बच्चा कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम लोग तो कविताओं में एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। जिंदगी एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा नाम है। मुझे याद है कि एक जेल के अंदर रामलीला मनाई गई, तो एक्सपेरिमेंट में जेलर को लक्ष्मण बना दिया। अच्छा। दूसरे दिन जेलर जो लक्ष्मण बना था सस्पेंड होकर रो रहा था। किसी ने पूछा क्या हुआ। बोले जिस कैदी को हनुमान बनाया था वो बूटी लेके लौटा ही नहीं है। आपको जो श्राद्ध पे खाने के लिए बुलाया था ठाकुर साहब ने, वो क्या हुआ था? वो ठाकुर साहब ही नहीं रहे। इन्होंने याद दिलाया है साहब, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ग्वालियर में मेरी भी अच्छी रेपुटेशन है। अच्छा। श्राद्ध पक्ष में मैं काफ़ी ओवर बुक हो जाता हूँ। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो समझा नहीं। बोले क्या मतलब। मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया। तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। इस बात से मैं टेंशन में आ गया। मैं उसके पिता के साथ में खाना खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। अच्छा। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं। नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। आज का ये एपिसोड चूंकि यात्राओं को लेकर के है, ज़िंदगी में तमाम यात्राएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक यात्रा मैं भी आपको एक यात्रा पे ले चलता हूँ, एक अनोखी यात्रा पे। ओहो। साइंस कहता है कि मरने के बाद में 2 घंटे बाद दिमाग कोलैप्स होता है, दिल तुरंत कोलैप्स होता है, इसलिए आदमी मर जाता है। जी। मेरे मरने के बाद में क्या हुआ, जो कुछ मैंने देखा वो फैंटेसी आप मेरी आंखों से मेरी ज़बान से सुनिए। जी सर। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला साला क्या भारी है, दूसरा बोला भाई साहब ट्रक की सवारी है। अच्छा। और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला कि इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी, कमबख्त एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। क्या बात, वाह 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 वाह। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया, अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक नवविवाहित मित्र बोला कि तुम्हारा काम भी कोई काम था, हमारी तो सोचो, हमारा तो बीवी के साथ हनीमून का प्रोग्राम था। अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़ के धूप में खड़े हैं, जेब में एयर कंडीशन के 2 टिकट बेकार पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक मित्र जो वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट के रो रहा था, उससे किसी ने पूछा क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है।
वो बोला मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। अच्छा हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी तो उसका ब्याज भी नहीं लिया था कि ये इंटरवल भी मर गया। अच्छा। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। अब बताओ ऐसी लड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमको बेच आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला, कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा? वो बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाती है। क्या बात है, वाह वाह। दोस्तों, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोऊ बोला, ढोऊ? यार क्या भयंकर धूप है। अच्छा। दूसरा बोला, मरने वाला भी बड़ा बेवकूफ है, मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। हाय 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 भाई, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे। अच्छा। जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? क्या बात। तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा कि राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला कि भैया दरअसल मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है। मस्त है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। मित्रों, प्रदीप चौबे उस कवि का नाम है जो आपको हंसाते हंसाते कहीं करुणा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इस कविता में जो व्यंग्य था, सचमुच मुर्दा तो अपनी जगह मस्त है, आदमी दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्थितियां होती है, तब एक शायर का शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। किसी का मकान गिर जाता है लेकिन लोग रास्ते बना लेते हैं। और शव यात्रा से हाथ से निकालना वैसे होता है, निकल जाता है। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक कोई मर गया तो जलाने के लिए कई लोग चले गए, तो एक 90 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए पंडित जी। तो जैसे ही वो गए तो जलाने वाले ने पूछा कि बाबा आपकी क्या उम्र है? बोले 90 साल। बोले अब घर जाके क्या करोगे? जाओगे आओगे टाइम वेस्ट करोगे। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है, लोग निकाल लेते हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी बैठी है, आपने देखा होगा, ये बाइक वाइक चलाते हैं तो आजकल देखो कट मार के निकल जाते हैं खट से। ऐसा तो एक शव यात्रा जा रही थी, सबसे आगे कोई था प्रदीप जी वैसे ही दुखी, 3 किलोमीटर तक किसी ने कंधा चेंज नहीं किया था। तो एक ऐसे युवा कट मार के निकल गया मोटरसाइकिल से। वो इतना दुखी था कि उसने कहा कि ए भाई, इससे भी आगे चला जाएगा क्या? शैलेश जी, यहाँ सुंदर यात्रा की बात चल ही रही है तो मैं एक जवाब दूं? जवाब दूं मतलब? सवाल किसने पूछा है? नहीं, सवाल भी मैं ही पूछूंगी। तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, पूछो और दो। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कौन है? तुमने अपना सवाल खुद सुन लिया तो अब खुद ही जवाब दो। सबसे ज्यादा धार्मिक इंसान अकॉर्डिंग टू मी बस कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन घंटी बजाता रहता है ना। टिंग 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 टिंग। थैंक यू। बस से मुझे याद आया, एक बस ड्राइवर से पूछा, बस में कितने देर रहते हो? बोले 24 घंटे बस में रहता हूँ। बोले कैसे? बोले 12 घंटे इस बस में रहता हूँ, 12 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। लेकिन हमारे गुरु सक्सेना जी पे किसी का बस चलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो, लेकिन जब मिल जाते हैं तो बड़ा कमाल करते हैं। इन्होंने जीवन भर ये 2 नाम रखे, गुरु सक्सेना उर्फ सांड नरसिंहपुरी। सांड नरसिंहपुरी का हास्य देश के कवि सम्मेलनों में छाया, लेकिन गुरु सक्सेना की कविताएं देश के जहन में बसी। आइए मिलते हैं श्री गुरु सक्सेना से। यात्रा के ऐसे अनेक संस्मरण होते हैं
एक बस यात्रा के बारे में जी। बता रहा हूं कि बस में सफर करते हुए एक अधेड़ महिला ने अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान देखकर अच्छा, पर्स से निकाल कर फटाफट होठों पर लिपस्टिक लगाई। हम समझ गए कि बसंत ऋतु आई। कार्यक्रम तो हम पहले से भी करते रहे, लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि मैंने जब पत्नी को घूरा प्रारंभ में, तो वो क्या बोली कि शक से ना देखो मुझे। अच्छा, शक से ना देखो मुझे। सक्सेना। अरे वाह वाह वाह, भाई क्या बात है। शक से ना देखो मुझे, वैसे मैं निभाया है तो ऐसे मैं निभाऊंगी। लेकिन जब इतनी लंबी यात्रा 45 साल की गुजरी, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हर बार जैसे लौट कर घर आते रहे, इस बार वैसा कोई भाव ना दिखाए हो। पत्नी का भाव देखिएगा। जी, ये जी। यात्रा, खाना खाने को कहा तो बोले मुझे भूख नहीं, रास्ते में पता नहीं क्या विशेष खाए। एक मनोविज्ञान देखिएगा कि हर बार जैसे घर लौट कर, हर बार जब लौटते थे जैसे बतियाते रहे, ना तो मुझे देखा और ना ही बतियाए हो। लगता है प्राणनाथ इस बार यात्रा में जीवन का सफर सुहाना करे आए हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मैं दो अपने ढंग से वाक्य बताता हूं, जी। सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी क्या सरकारी जी। एक गैर सरकारी कुत्ते ने सरकारी कुत्ते से अत्यंत दयनीय हालत में कहा, हुजूर हुजूर मुझे भी दुम हिलाने के नियम बताओ। तो सरकारी कुत्ता गुर्रा कर बोला, पहले चाय पिलाओ। विशेष छंद पढ़ रहा हूं। स्वागत। भगवान से मैंने क्या मांगा? अच्छा, भगवान से आप मांग रहे हैं जी। मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, पर खजमलों से रक्त ना चुसाना परमात्मा। वाह वाह वाह। खजमल न माने तो न माने, खून पीने देना। हाँ। पर तन में ना जोंक चिपकाना परमात्मा। जोंक भी ना माने तो ना माने, खून पीने देना। पर काले सांप से ना कटवाना परमात्मा। क्या बात। और सांप से भी ना बचा सके तो ना बचाना मुझे, पर सदा भ्रष्ट नेता से बचाना परमात्मा। क्या बात रे, वाह 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 वाह, बहुत मैं निशब्द हूँ। जी। आपकी तारीफ कैसे करूँ गुरुजी? वाह वाह, क्या बात है। पर्याप्त है। जी। बच्चन साहब भी बता गए हैं कि इस उम्र में आदमी निशब्द हो ही जाता है, और आपको देख के तो वैसे भी बच्चन साहब याद आने थे, क्योंकि आपकी दाढ़ी लगभग वैसी ही है। बुलाते हैं एक ऐसे प्रखर गीतकार को जिसने किसी जमाने में लिखा कि नाव कागज की गहरा है पानी, लेकिन इन दिनों वो जो करते हैं वो ऐसा कमाल का करते हैं, जिसे अंग्रेजी में पैरोडी कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है प्रतिगीत। एक गीत पे कुछ ऐसा गीत लिख देना जो लोगों को उठा के लगाने पे मजबूर कर दे, और मजबूर कर दे तालियां बजाने के लिए। तो आइए हम मिलते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा से। ये जो धोती है और कुर्ता और आप देख रहे हो हिंदुस्तानी ड्रेस, और ये जो इस तरफ देख रहे हो आप अंग्रेजी ड्रेस, मामला बिल्कुल उल्टा है। ये सब हिंदी वाले हैं, मैं अंग्रेजी वाला हूँ। Why this कोलावरी 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 जी, Why this कोलावरी 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 जी। We are giving, they are taking, both are corrupt. And thus corruption going on,
in the country street. What can public do? What can public do? Why this Kolavari, Kolavari, Kolavari? All the leaders, all ministers, all the bureaucrats, Yes. all officers, all the clerks, all the peons, pet, Yo. all are money minded. हाय हाय All are money minded. This is the democracy. हाय 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 हाय, क्या बात है। This is the democracy. Why this Kolavari, Kolavari, Kolavari? Dude, that was superb. आपने प्रसिद्ध गीतों पे तो प्रतिगीत बहुत लिखे, लेकिन आपका स्वयं का एक हास्य गीत जो बड़ा मशहूर हुआ था, सिंघाड़ा, हमारे नई पीढ़ी को पता भी तो चले कि उस जमाने में हास्य गीत कैसे लिखे जाते थे। Please, एक जरा please, please. सुना दीजिए। रामचंद्र ने रावण मारा, कृष्णचंद्र ने कंस पछाड़ा, तो जो खाए बन जाए पाड़ा, घर में खुले अखाड़ा, लो सिंघाड़ा, ले लो सिंघाड़ा, ले लो सिंघाड़ा। अंधी घोड़ी लाल लगाम, उस पर बैठे नथुराम। जहाँ जहाँ भी जाए सवारी, जनता झुक झुक करे सलाम। सब है किस्मत की सत्ता, बिल्ली को मक्खन मिलता, संत महंता पैदल फिरते, कार चढ़े इंग्लिश कुत्ता। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। ए, कर ले मिस्टर एमए पास, फिर काटेंगे दिन भर घास। आस पास जो नहीं मिले तो दूर दूर तक करें तलाश। क्या कहता है अपना हाल, ये जीवन है रोटी दाल, रोज बजाती है आजादी, फूटा हुआ नगाड़ा लो। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। सिंगार। भाई पंडित जी क्या बात है, आपने कमाल किया। और मैं जानता हूं कि पूरी कविताओं में जो तालियों से आपको ऊर्जा नहीं मिली होगी, वो नेहा की दो। चलिए कमाल कर दिया। लेकिन पंडित जी आप जिस ढंग से पढ़ रहे थे, जिस अंदाज से पढ़ रहे थे, तो मुझे मेरी कविता की दो पंक्तियां याद आती है जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार और दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। अभी बहुत कुछ बाकी है। वाह वाह क्या बात है। मैं कई तमाम चीजें ऐसी हैं जिसका आप इंतजार करते हैं, जैसे छुपा रुस्तम। Yes. हमारा छुपा रुस्तम जो आता है, वाह वाह क्या बात है कि मंच पर कुछ ऐसा सुनाता है कि आप उसके लिए बजाते हैं तालियां। हम बताएंगे कि क्या है छुपे रुस्तम का नाम, लेकिन अभी एक अल्प विराम। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, गुरु सक्सेना और प्रदीप चौबे का साथ है, तो फिर वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। हम बात कर रहे हैं यात्राओं की। जीवन में यात्राएं करना बड़ा कठिन हो गया है साहब, पेट्रोल और डीजल ने मार डाला है। पता है शैलेश जी, मुझे तो यही लगता है कि फ्यूचर में कार फ्री मिलेगी, पर पेट्रोल के लिए लोन लेना पड़ेगा। वाह क्या बात है। जिंदगी में बिल्कुल सही बात पहली बार तुमने कही है, और बहुत अच्छे ढंग से कही है। बिल्कुल आगे के दौर की ठीक सोचती है ये। लेकिन जिंदगी में आगे के दौर के बारे में हमें ये सोचना भी चाहिए कि आज के दौर में क्या कुछ अच्छा हो कि आगे का दौर भी अच्छा बना रहे। हाँ। और उसके लिए जरूरी है कि कविता के क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे अच्छे चेहरे आए, कुछ ऐसे अच्छे नए लोग आए जो छुपे रुस्तम है आज तो, लेकिन कल को बड़ा नाम करने वाले हैं साहब। बुलाते हैं आज की हमारी छुपे रुस्तम यानी कि मुमताज नसीम को। चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों का भी ध्यान चाहती हूँ जी। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था, घर से निकली तो थी,
मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रास्ते में बरसात हो जाएगी, और रास्ते में बरसात हो जाएगी। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ जी। दोनों रोते रहें ऐसा रुख मोड़ दो, दोनों रोते रहें ऐसा रुख मोड़ दो, इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो, इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो। ये ज़माना तो बस चाहता है यही, ये ज़माना तो बस चाहता है यही, मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम मुझे छोड़ दो। क्या बात है, वाह वाह। मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम मुझे छोड़ दो। और मैं चाहती ये हूँ कि एक गज़ल का मतला और एक शेर जो मुझे बेहद पसंद भी है और मेरी मशहूर गज़ल है, सुनाओ मुमताज़। तुझे कैसे इल्म न हो सका, वाह। बड़ी दूर तक ये खबर गई, तुझे कैसे इल्म न हो सका, क्या बात। बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। आए हाय भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। इसमें शेर है, कोई बात थी कोई था सबब जो मैं वादा करके मुकर गई। क्या बात। तेरे प्यार पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पर तो यकीन था। मैं हाजिर करती हूँ एक गीत के कुछ बंद। मैं हूँ पतंग तेरी तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग, मैं हूँ पतंग तेरी तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग, पिया तेरे हाथों में है मेरी तकदीर, पिया तेरे हाथों में है मेरी तकदीर, तू ही मेरे ख्वाबों की है हंसी ताबीर। पलकों पे जलते हैं उम्मीदों के चिराग, मन के दरीचे में है तेरी तस्वीर। मुझसे न छुपना, मुझसे न छुपना कभी मेरे चित चोर। मैं हूँ पतंग, मैं हूँ पतंग तेरी तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग। वाह वाह मुमताज। बंद हाजिर करती हूँ जी। दिल ये काहे फूलों की कतारों में चलूं, वाह। दिल ये काहे फूलों की कतारों में चलूं, शौकी भरी मस्त बहारों में चलूं, चांद के जजीरे में बनाऊं एक घर। क्या बात है। साथ लिए तुझको सितारों में चलूं, साथ लिए तुझको सितारों में चलूं, झूम झूम गाए, झूम झूम गाए यही मन का मेरे मोर। मैं हूँ क्या बात है। मैं हूँ पतंग तेरी तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग। भाई क्या बात। बहुत खूब मुमताज जी, कुछ कहना चाहूँगी आपके लिए कि आपके अल्फाजों में और आपकी पेशगी में जो नज़ाकत है माशाल्लाह बहुत खूब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुमताज़, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पता न था कि मौसम बदल जाएगा और इस तरह से बरसात हो जाएगी। निश्चित तौर पे आपके लिए आज से मौसम बदल गया।
जी। ये तालियों की बरसात जो है यहाँ पे इस अवसर पे यही कह सकता हूँ कि आज हम आपको जो स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं वो कलम ईश्वर करे उस कलम से बहुत ढेर सारी गज़लें निकलें, कविताएं निकलें और वो कविताएं और गज़लें पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करें। इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलकर करेंगे आज हमारे छुपे रुस्तम यानी कि मुमताज़ नसीम का सम्मान। मुमताज़ नसीम हमारे साथ। मुमताज नसीम को छुपे रुस्तम के तौर पे हमने सम्मानित किया। तब पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है, इसलिए हम मिलकर करते हैं ईश्वर को प्रणाम। लेकिन अभी लेते हैं एक अल्प विराम। देखिए लौट आए हम। अब इसमें देखिए वाली क्या बात है, आप तो देख ही रहे हैं हमें, हम नजर भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, कहना पड़ता है कि हम लौट आए हैं। और निश्चित तौर पे लौटता वो है जो जाता है। हम तो गए कहाँ, हम तो आपके दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि ये वो कार्यक्रम है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। क्या हो रहा है? सलीश जी, मैंने गरम गरम कविता लिखी है, सुना दो। सुनिए साहब, सुना दो, सुना दो, सुना Yes, दो। yes. जी 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 जी। अर्ज किया है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, मुझे जल्दी घर जाने दो दोस्तों, मेरी मम्मी बुला रही है। क्या बात है भाई, क्या कविता लिखी। आप तीनों के चेहरे पे जो आश्चर्य के भाव हैं वो कमाल के हैं कविता सुन के। तुम्हारी जगह तो कहीं और है नेहा, यहाँ नहीं, तुम्हें कहीं और होना चाहिए। You mean to say मैं वहाँ उनके साथ जाके बैठ सकती हूँ? उनके साथ बैठोगी तो लौट नहीं पाओगी। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, वहाँ। महंगाई ने इस तरह कमर तोड़ी, गाड़ी तो है पेट्रोल नहीं है, मोबाइल तो है बैलेंस नहीं है, क्या करूँ यारो, घर तो है घरवाली नहीं है। पत्ते हिलते नहीं हवा हिलाती है, पत्ते हिलते नहीं हवा हिलाती है, लड़के बिगड़ते नहीं लड़कियां बिगाड़ती है। प्रॉमिस है मॉम की कमी मैं आपको कभी महसूस नहीं होने दूंगी, थप्पड़ मारकर भी मैं कभी आपको रोने नहीं दूंगी। तुम्हारी याद में रो रो के तब भर दिए, आप इतने बेशरम निकले कि उसमें नहा के चल दिए। अगर तुम हो मेरे साथ तो ये दिल है आबाद, जाओ जाके कह दो तुम्हारे बाप से कि यही है तुम्हारा दामाद। आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना पीपल के झाड़ बन के। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हें वहाँ क्यों होना चाहिए? ताकि मैं उनको ज्यादा इंस्पिरेशन दे सकूं। जी नहीं, आम आदमी की कविता। करेक्ट। आम आदमी की कविता, आम आदमी की कविता। निश्चित तौर पे हर दिल में एक कवि होता है जो यहाँ था, और ये जो तमाम कवि जिस ढंग से सुना रहे हैं हम उस भावना को प्रणाम करते हैं। क्या बात है, और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस मंच पे हम एक कवि को सम्मानित करते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में मुझे बड़ी खुशी है, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा नगर है नरसिंहपुर, वहाँ से एक कवि कुछ वर्षों पहले निकले, 40 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर अपनी धाक जमाई। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज हम इस मंच से आदरणीय श्री गुरु सक्सेना को सम्मानित करें। हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गुरु सक्सेना। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। गुरु सक्सेना जी, हमें बड़ी खुशी है कि हम आपको आज इस मंच पे सम्मानित कर रहे हैं, और ये और खुशी की बात है कि गुरु जी के पुत्र विवेक सक्सेना यहाँ उपस्थित है। विवेक, आप यहाँ आए और हमें ज्वाइन करें स्टेज पे। विवेक, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको, आपके पिताजी का सम्मान हुआ है? ये सिर्फ मेरे पिताजी का सम्मान नहीं वरन हिंदी कविता का सम्मान है, इसलिए मुझे बेहतर क्या लग रहा है। बात है, वाह वाह वाह। आपको आपके पिता ने शायद कविता घुट्टी में पिलाई होगी, ऐसा हुआ कि आपको भी कविता लिखने की प्रेरणा मिली? जी, मुझे पता है कि मेरे दादाजी भी कवि थे, अच्छा। पिताजी भी कवि हैं, और इत्तेफाक से मैं भी कवि हो गया। हो क्योंकि हमारे पास धन तो था नहीं, सिर्फ शब्द थे, तो वही विरासत में मिले। आपके पिता ने कवि सम्मेलन की यात्रा में जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, कोई ऐसा संस्मरण याद आता है जो कुछ आपके दिल में हमेशा रहा हो, जो जुड़ा हुआ है? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मित्र अगर कोई हैं तो वो मेरे पिताजी हैं। क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जन्म से लेकर आज तक हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह।
एक पिता का बेटे के प्रति कितना लगाव है, ये बात मुझे उस समय समझ में आई जब पिताजी एक कार्यक्रम में बाहर गए और मैं उस समय बहुत बीमार था और पिताजी को कार्यक्रम का संचालन करना था। उसमें उस समय मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, तो इन्होंने कहा कि यार मेरा बेटा बीमार है और मैं इस कार्यक्रम का मैं हाथ से पढ़ने की स्थिति में भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आ गया चूंकि मैंने स्वीकृति दी थी। तो वहाँ पे एक मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, आपको मैं इसी मंच से बात कराऊंगा। और उन्होंने टेलीफोन लाइन खींचकर उस समय मुझसे बात करे और इन्होंने जब मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करिए और लौट कर आइए। तो उन्होंने उदास मन से अच्छे से कहा कि हाँ हम बहुत अच्छा करेंगे, और वो कार्यक्रम सुपर हिट करके लौट के आए। उस समय मुझे लगा कि मेरे एक शब्द ने इन्हें ऊर्जा दी है, तो मेरा इनके जीवन में कितना अस्तित्व है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये होती है कविता के प्रति समर्पण की भावना। घर में बेटा बीमार है लेकिन लोगों को हंसाना आवश्यक है, कविता सुनाना आवश्यक है। जैसा कि विवेक ने कहा कि इन्हें विरासत में धन नहीं मिला, शब्द मिले हैं। तब एक प्रसिद्ध कवि की 4 पंक्तियां मुझे जाते जाते याद आती है। वो कहते हैं कि रंज इसका नहीं कि हम टूटे, रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे, तुझ पे मरते हैं जिंदगी अब भी, झूठ लिखे तो ये कलम टूटे। क्या बात। इसलिए झूठ कभी कहा नहीं जाएगा, हमेशा सच कहा जाएगा और हंसी की बरसात होगी अगले शनिवार आपके घरों में ठीक रात 10 बजे। आप और हम मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं हंसी का, खुशी का, कविताओं का, तो फिर देर किस बात की है। आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है ये कहने के लिए वाह वाह क्या बात है। लेकिन मैं अब बुलाता हूं उसे जिसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता, और मेरे पास तो अक्सर नहीं होता, लेकिन उसके सवाल ऐसे होते हैं कि कभी खत्म नहीं होते, यानी कि मेरी साथी नेहा के मेहता को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने और हमारे सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है कि सफर की ओर मैं निगाह डालता हूँ तो देखता हूँ कि भाई कमाल हो गया, यहाँ पे कितने लोग आए और कितने लोगों ने कितना कमाल किया और आपको कितनी हंसी बांटी। मुझे लगता है ये सफर कितना हसीन रहा है। थैंक यू सो मच। शर्माने की बात नहीं है, मैं सफर को हसीन कह रहा हूं, आपको नहीं। ऐसा कह के आप एक हसीना को सफर करवा रहे हैं, अंग्रेजी वाला। ओहो, लेकिन हम इस सफर की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं उस सफर की जो वाह वाह में हमने और आपने साथ साथ निभाया और हम निभा रहे हैं। और अब तक इस सफर के दौरान कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने लोगों का प्यार पाया, लोगों का दिल जीत लिया। तो हमने सोचा कि उन तमाम लोगों को जनता की बेहद मांग पे वापस बुलाया जाए बेस्ट ऑफ वाह वाह के अंदर। तो उन साथियों का स्वागत करने के लिए एक बार आप मेरे साथ जरा मिलकर कहिए वाह वाह क्या बात है। हमारे तमाम कवि यहाँ पे बैठे हैं और सब कवियों की ओर मैं निगाह डालता हूं तो ऐसा लगता है कि आज मंच पे 4 नहीं 5 चांद आ गए हैं और एक अकेला आदमी इनके बीच में ऑड मैन आउट की तरह बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बकरियों की झुंड में एक भेड़ पता नहीं कहां से आ गई। सबसे पहले मंच के इधर ये जो हिंदुस्तानी सूमो पहलवान है, अजनबी खुद का नाम है लेकिन देश में बड़ा ही जाना पहचाना कवि है। हास्य व्यंग का एक ऐसा कवि जो जितनी बार फ्लॉप हुआ उतनी बार एक कविता लिखी। महेंद्र अजनबी, जोरदार कविताओं से स्वागत करें। महेंद्र अजनबी के पास जो बैठे हैं, एक पंक्ति में जो व्यक्ति ये बात कहता है कि समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। ऐसा सच कहने वाले माणिक वर्मा हमारे साथ हैं। और माणिक वर्मा जी के पास जो बैठे हैं उन्होंने चिर युवा होने का संकल्प ले रखा है। हमारे बीच में है लखनऊ से सूर्य कुमार पांडे, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। और मंच के इस कोने में जो टाई और जिस तरह से लगा रखी है, ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल से महेश दुबे अभी अभी निकल के आए हैं। तो महेश दुबे हमारे साथ है जो मुंबई से और यूं मूलतः बनारस से हैं और इनकी बातों में भी बड़ा ही रस है जो आज यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हम स्वागत करते हैं महेश दुबे का। कोई भी मेरे ख्याल से कवि सम्मेलन या संचालन पूरा नहीं होता जब तक कुंवर बेचन के 1-2 शेर उसमें कोट न किए जाएं। 22 लोगों ने कुंवर बेचन पर PhD की है। ओहो, वाह वाह क्या
बात है। और उसके बाद जो बैठा है, जो आज जीन्स पहन के कविता पढ़ने वाला है, हालांकि इसके जीन्स में ही कविता है, वाह। क्योंकि इनके पिताजी जैमिनी हरियाणवी बहुत बड़े कवि हैं। ये तो जैसे हैं वैसे हैं। अरुण जैमिनी हमारे बीच में है। मैं बुलाता हूं उस पहले कवि को जो हंसी और ढाकों के लिए मशहूर है, और नाम है जिनका महेश दुबे। मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाने जा रहा हूं जो कवि सम्मेलनों पर ही लिखी गई है। अच्छा। कि हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चर्राया। हाँ। फिर एक मोटे ताजे कवि को बुलाकर बोला, भैये हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बोल, हिंदी के लिए तू क्या करेगा? बोला, हिंदी के लिए तो हम मरने से भी नहीं डरेगा। अच्छा। कवि के लिए हिंदी की सेवा का अवसर निकट आ गया और अगले ही दिन उसके पास अफ्रीका के नरभक्षी कबीले का टिकट आ गया। संचालक बोला, जा मेरे हिंदी के घोड़े, सरपट दौड़, आदिवासियों के बीच में जाके लंबी लंबी छोड़। कुछ दिनों बाद संचालक के नाम आदिवासी सरदार का पत्र आया। हाँ। लिखा था, भाया आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था। उसने हमारा बहुत मनोरंजन किया है, पेट और मन दोनों भर दिया है। आपसे अनुरोध है, अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन करवाओ, 150 कवि लेकर फौरन चले आओ। अच्छा। आने का भाड़ा भेज रहा हूं। आने का भाड़ा भेज रहा हूं, जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। कवियों से ये सेवा हम मुफ्त नहीं लेंगे। हर कवि के घर वालों को उनके वजन जितनी स्वर्ण मुद्रा देंगे। संचालक की पत्नी ये पत्र पढ़ते ही चीख मारकर रोने लगी, आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। संचालक बोला, प्रिय तुम्हें मेरा इतना गम है? वो बोली, गम गया भाड़ में, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि तुम्हारा वजन कितना कम है। आखिर तुम्हारी ये 2.5 किलो की बॉडी किस काम आएगी? न जीते जी हमारा पेट भर सकी, न मरने के बाद उनका भर पाए। बहुत अच्छे। आज से तुम दोनों वक्त घी लगी रोटी, मसालेदार बोटी और मक्खन की गोटी खाओगे, पूरे 50 किलो वजन बढ़ाकर टूर पर जाओगे। सारे कवि मोटे होकर नरभक्षियों के गांव में आ गए और उन कवियों के हाव भाव नरभक्षियों को इतने पसंद आए कि उनको कवि सम्मेलन के पहले ही खा गए। अब कवियों की आत्मा नरभक्षियों के पेट में गुड़गुड़ा रही है, वहीं से अपनी प्रतिभा के दर्शन करा रही है। हाथ से रस के कवि को खाने वाला बेमतलब के ठहाके लगा रहा है, हर ठहाके के बाद पत्नी के हाथ का जोरदार चांटा खा रहा है। गजलकार को खाने वाला, गजलकार को खाने के बाद से ही टुन्न है, उसके हाथ पांव सुन्न है, हर चीज से प्रेरणा पा रहा है, अपनी भैंस की पूंछ को गेसू बता रहा है। क्या बात है महेश, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे कि आप बहुत तरक्की पाएं, और सिर्फ इस देश में नहीं, आप भी अफ्रीका के जंगलों में कविता पढ़ने जाएं। लेकिन एक ऐसा कवि अगर वहां जाता तो लोगों को बड़ा पसंद आता, अपनी कविताओं की वजह से भी और अपने स्वास्थ्य और डील डॉल की वजह से भी। वो कवि हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि अब वो आए और कुछ ऐसा सुनाए कि आप उनके लिए तालियां बजाएं। महेंद्र अजनबी। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं जी। 2 खबरों को आपस में मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा होती है। 16 नवंबर की घटना है। उस दिन हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में 35,000 शादियां। ओहो। अच्छा संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। अखबार में दोनों खबरें साथ साथ छप गई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया है। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली।
हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। वेरी नाइस। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। और प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश। नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। शैलेश जी, अभी पिछले दिनों मैं जेल में गया। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे। नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। ओहो। आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। अच्छा, कहीं कहीं तो बाकायदा भाई साहब कवियों को हूट किया जाता है। जो कभी हूट हो जाता है वो मंच पे जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। हाँ। जैसे आज महेश बैठा हुआ है। एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, हरे भरे पेड़ से ठूंठ हो गया। अच्छा भाई, वाह वाह वाह। मैं बड़ा दुखी था, पर यह सोच सोच के सुखी भी था कि मंच पर ये इतने बड़े बड़े कवि, आदरणीय माणिक वर्मा जी, आदरणीय कुंवर बेचैन जी, भाई अरुण जैमिनी जी, भाई सूर्य कुमार पांडे जी, भाई महेश दुबे जी, इतने ही तो बैठे हैं यहाँ पे। ये इतने बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, क्या ये भी इसी तरह से दुखी होते हैं? इन बेचारों पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि ये तो लगभग रोज ही ऊट होते हैं। मेरे साथ तो खैर पहला ही चांस है। मैं मंच के एक कोने में बैठा हुआ और कवियों को घूर रहा था। जो कवि अगर जरा सा भी जम जाता, वही मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता। अच्छा। आधा घंटे बाद जब एक और कवि हूट हो गया, तब जाके मेरी आत्मा को घनघोर शांति पड़ी। अच्छा, आके भी मेरे ही पास बैठा। मैंने तुरंत उस कवि की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने पे वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। मुझसे बोला, यार कविताएं तो हमारी बहुत अच्छी थी, बस सुनने वालों की अकल ही फिसल गई होगी। हम लोग ऊंचाई पर खड़े थे ना, इसलिए कविता उनके ऊपर से निकल गई। मैंने कहा, यार इन लोगों को पता ही नहीं है कविता कैसी होती है। वह बोला, जैसी तुम और हम लिखते हैं वैसी होती है। अब दोनों बैठ के एक दूसरे को महान सिद्ध करने में लग गए। बोले, अरे तू है इस युग का दिनकर, मैं हूं आदित्य, हम दोनों ही तो लिखते हैं साहित्य। मैंने कहा, नहीं नहीं, तू है पंत, मैं हूं निराला, पर हाय हाय रे सुनने वालों, हमें ही हूट कर डाला। मैंने कहा, भैया यहाँ तो बैठे थे सारे के सारे चिड़ी मार। अच्छा, जो कविता तुमने यहाँ सुनाई थी वो जरा फिर से सुनाओ यार। हो हल्ले में ठीक से सुन भी नहीं पाया था। वह बोला, लो सुनो, मेरी कविता का शीर्षक है स्नान। स्नान। मैं समझ गया क्यों हूट हुआ होगा। भयंकर सर्दी के मौसम में पब्लिक को नहाने की कविता सुना। अच्छा, नहाने पे क्या कविता उसने सुनाई भाई साहब? बोले, राम लाल साबुन से नहाता है, रहमान लाल साबुन से नहाता है, बंता सिंह भी लाल साबुन से नहाता है, इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है तो उससे रिची रिचर्डसन नहाता है। रिची रिचर्डसन। अब देखो, एक तो मेरी कविता में राष्ट्रीय एकता आई। सही बात। दूसरे सब नहा लिया, इसलिए शरीर की भी सफाई। मैंने कहा, शरीर की भी सफाई, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम अपनी इस कविता में सबको लाल साबुन से ही नहलाने के पीछे क्यों पड़े हो? क्या ये तुम्हारा प्रिय साबुन है? क्या ये इतना फैंसी है? वह बोला, नहीं यार, बात दरअसल ये, मेरे लड़के के पास इसकी होलसेल एजेंसी है। तभी मेरे अंतरतम से आवाज आई कि जरा सुनो मेरे भाई, नहलाओ उन्हें जो एक दूसरे पर कीचड़ लगाते हैं, नहलाओ उन्हें जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, और उन्हें तो खौलते पानी से नहलाओ जो लोगों को खून से नहलाते। वाह 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 वाह, क्या बात। सिर्फ बाहर का स्नान लुटेरा बनकर आदमी की आत्मा को लूट जाता है, और किसी साबुन वाबुन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त। सिर्फ आंखों के पानी से ही
मन का मैल छूट जाता हाय 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 हाय। सिर्फ आंखों के पानी बहुत से। अच्छे, मैंने बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। महेंद्र, आपने जो कविता जो हास्य से शुरू करके व्यंग तक पहुंचा के करुणा के मोड़ पे खत्म की है, सचमुच इस देश के हालात ऐसे ही हैं। तब मुझे एक व्यंगकार माणिक जी, वो अपनी गजल में कहते हैं कि हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी। देश बिके तो बिके ठाट से कर्जा लेकर, घूमो देश विदेश तुम्हारी ऐसी तैसी। महेश ध्यान से सुनो, ये लाइन तुम्हारे लिए कि बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद पर, किसके अवशेष तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं जिनकी पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी, माणिक वर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश हरदा से आया हूँ और वहाँ की एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पहले, कि चंबल के डाकुओं ने एक सरकारी बस लूटी, मगर अभागों की किस्मत फूटी। लूट का जब हिसाब मिलाया 5,000 से भी कम पाया। डाकुओं ने फौरन बस रुकवाई, लूट की एक एक वस्तु धन्यवाद सहित यात्रियों को वापस लौटाई। एक रिटायर्ड थानेदार चकराया, डाकुओं का हृदय परिवर्तन उसके समझ में नहीं आया। बोले बंधु आज ये उदारता कैसी? डाकू बोले उदारता की ऐसी की तैसी, हमारे पल्ले का ठेंगा पड़ता, 5,000 तो थाने में देना पड़ता। एक टुकड़ा और सुनिए। बेकारी से तंग आकर मैंने एक अंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई। अच्छा। और उससे पूछा अब कैसी तबीयत है बड़े भाई? भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी, मगर अब पता चला अच्छे अच्छों का ईमान डिगने लगा है। अठन्नी वापस रख दो, मुझे फिर से दिखने लगा है। मेरे क्षेत्र में 2 नेता हैं, एक का नाम है मोतीलाल, एक का नाम है मांगीलाल। हुआ ये कि मोतीलाल को चुनाव का टिकट मिल गया और मांगीलाल रह गए, मगर मांगीलाल ने चुनाव लड़ा और जमानत सहित बह गए। अब मंच पर मांगीलाल भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर के लिए मेरे भाई अरुण को मांगीलाल समझ लीजिए और मुझे मोतीलाल। ओके। पहला संबोधन हारे हुए नेता का अपने मतदाताओं के नाम, कि लोकतंत्र के लुच्चो, लोकतंत्र के लुच्चो, दगाबाज टुच्चो। अरे हमारी हार BBC लंदन से ब्रॉडकास्ट करवाई और ये खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई। देश को आजादी किसने दिलवाई? मांगीलाल और मैंने। गुलाम गुलाम से मतदाता बने तो बुद्धि चकराई। हमारे चेहरे पे सूखा और तुम्हारे चेहरे पे मलाई। पशु मेले के पोस्टरों, पशु मेले के पोस्टरों, भूल गए वो दिन जब जंगल में उछल कूद करते थे। डार्विन ने कहा था कि पहले आदमी बंदर था। भूल गए वो दिन जब जंगल में उछल कूद करते थे, आसमान धरती पे धरते थे। अरे लंगोटी लपेटना भी ढंग से नहीं आया, तुमको बंदर से आदमी किसने बनाया? मांगीलाल और मैंने। हमने तुम्हें नई रोशनी में खड़ा किया और हम ही को अंधेरे में चूने लगा दिया। दुश्मन को वोट और हमको टाटा, एक गाल पे चुंबन और एक गाल पे चाटा। बहुत अच्छे, अब खा लो रबड़ी के लच्छे, ये मुंह रसगुल्ले, केसरिया दूध के कुल्ले। भगवान कसम तुमको ये दिन किसने दिखाए? मांगीलाल और मैंने। कायर ताके कुकुर मुत्तो, तुमसे तो बेहतरीन तुम्हारा बाप था। पिछला चुनाव उसी ने हमको जिताया। अरे पेटी लेके ऐसा भागा कि आज तक नहीं आया। हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उसको शिखंडी पुरस्कार किसने दिलवाया? मांगीलाल और मैंने। अब इस बात को देखिए आप, गीदड़ के आखिरी अवतारों, ये राजनीति तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? सत्ता किसी की हो, जनता हमेशा सताई जाती है। क्या बात है।
अरे खून हमेशा गरीबों का बहा। और ये 4 जनों के सामने किसने कहा? मांगीलालों ने। झांसी की रानी कौन था? पूरा पंडाल मौन था। एक मतदाता बोला झांसी की रानी था नहीं थी। नेता फौरन घूम कर बोले ये बुद्धि तुमको किसने दी? कभी खोला है वो इतिहास का सुनहरा पन्ना जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा, सारे देश को जगाया। हमारे शरीर में भी ऐसा करंट आया कि देश पर मिटने के लिए 1 दर्जन बच्चे किसने पैदा किए? मांगीलाल और मैंने। दुनिया के सारे देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे थे, उनके नाज नखरे हमको अखर रहे थे। अरे हमने भी ऐसा दाव मारा कि सब पे भारी हो गए। सालों से इतना कर्जा लिया कि वो खुद भिखारी हो गए। क्या बात है। और आखिरी क्षण देखिए, और मांगीलाल तू अच्छा नंबर आ गया मांगीलाल जी। तूने देश को क्या दिया? जो कुछ किया वो तो मैंने किया। खटिया तेरी भी खड़ी है बुन ले, और जाते जाते एक शेर सुन ले कि तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप। तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना। और मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटी है लेकिन हज़ल का मज़ा लीजिए। इसमें मैंने एक बात की है कि तीनों काल को, भूत भविष्य वर्तमान, हाल माजी और मुस्तकबिल, तीनों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। क्या बात? कि मुझे आपसे मोहब्बत कभी थी, न है, न होगी। बहुत अच्छे तीनों काल आ गए। सुनिए, मुझे आपसे मोहब्बत कभी थी, न है, न होगी। मेरी ऐसी खोटी किस्मत कभी थी, न है, न होगी। मैं उधार लूं किसी से और फिर उसे चुकाऊं, ऐसी खराब आदत कभी थी, न है, न होगी। मैं बना हूं जब से लीडर, हुई इस कदर फजीहत, मेरे घर में मेरी इज्जत कभी थी, न है, न होगी। ये तो हास्य के थे, अब मेरी रंग के व्यंग के शेर सुनिए आप जी। तू जो होता जानवर तो तुझे सब खरीद लेते। तू जो होता जानवर तो तुझे सब खरीद लेते। यहाँ आदमी की कीमत कभी थी, न है, न होगी। वाह 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 वाह। क्या शेर देखिए कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे न्याय कब मिला है, मेरे वास्ते अदालत कभी थी, न है, न होगी। और शेर देखिए कि आटा ये बम फूट रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे देश पर मुझे गर्व है। और बात देखिए कि मेरे गुलसिता के होठों, मेरे गुलसिता के होठों से छीन ले हंसी जो, किसी बम में इतनी ताकत कभी थी, न है, न होगी। तो आखिरी शर्त देखिए, कभी और भी हैं लेकिन सबसे माजरत के साथ, कभी और भी हैं लेकिन यहाँ आप जैसी मानिक किसी दूसरे की शोहरत कभी थी, न है, न होगी। 4% सच कहा। बिल्कुल सही कहा मानिक दा आपने। लोग कहते हैं कि देश में घी दूध की नदियां बहती थी, तो मैं कहता हूं कि घी दूध की सरिता कभी थी, न है, न होगी। और हजारों कवि है यूं तो देश में, पर मानिक जी जैसी कविता कभी थी, न है, न होगी। बहुत बढ़िया। और आपने इस उम्र में जिस ऊर्जा के साथ कविता पढ़ी है, तब एक शायर का मुझे सिर्फ एक शेर याद आता है जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, कुंवर जी को और आपकी पूरी पीढ़ी को समर्पित करना चाहता हूँ कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। आप लोगों की छाव में जो हिंदी कविता पल रही है, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर पे एक बार मानिक वर्मा के लिए हम कहेंगे वाह वाह, क्या बात है।
तो मैं जानता हूं इस वक्त देश के तमाम दर्शक कर रहे हैं माणिक वर्मा को सलाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है बेस्ट ऑफ बेस्ट। वाह वाह क्या बात है, मैं तो कहिए मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। हमारे खास मेहमान जो आज इस वाह वाह क्या बात है में एक कविता पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो कवि नहीं है लेकिन कविता के प्रेमी हैं, कवि हृदय हैं और एक बड़े ही सुप्रसिद्ध अभिनेता है हमारे हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री के, हमारे साथी, हमारे कुलीग अनूप सोनी। प्लीज वेलकम अनूप सोनी। मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। हस्ताक्षर तो कर लेते बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उतना तो लिखना आता है। मैं कविता लिखने की बात कर रहा हूं। लेकिन बचपन से बहुत शौक रहा कविता सुनने का, और आज जब मुझे बताया गया कि आप यहाँ आइए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि एक कविता अगर पढ़नी है तो एक कविता जो मैंने चूज की सबके साथ मिलकर वो थी काका हाथरसी जी की कविता। तो उनका कुछ, उनके लिए तालियां। ये कविता कभी पुरानी नहीं हो सकती क्योंकि नाम कुछ और दर्शन कुछ और, ये तो जग जाहिर सी बात है। जैसे मतलब किसी का नाम अगर सैफ है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हर लड़की उसके साथ सैफ होगी। आप ये देखिए कि मेरा नाम अनूप है, अनूप का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, लेकिन मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ, एकदम आम आदमी जैसा हूँ, है ना। और हमारे जैसे ये जैमिनी साहब बैठे हैं, अरुण जैमिनी जी। अब जैमिनी नाम से हमेशा जो है एक सर्कस, जैमिनी सर्कस का याद आता है ना, लेकिन सर्कस का इनका सर्कस से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत है, ये तो सबसे बड़ा सर्कस है। उधर देखो नाम सूरज ऊपर चांद। क्या बात है। हाँ तो बस ऐसी ही ये काका की जो कविता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर? नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और। शक्ल अकल कुछ और, नैन सुख देखे काने। बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचक ताने। कह काका कवि दयाराम जी मारे मच्छर, और विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। मुंशी चंदा लाल का तार कोल सा रूप, और श्याम लाल का रूप है जैसे खिलती धूप। जैसे खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में, ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। सूर्य प्रताप जी देखे हमने बिल्कुल ठंडे, और पंडित शांति स्वरूप चलाते देखे डंडे। पूछ ना आई इंच भी कहलाते हनुमान, मिले ना अर्जुन लाल के घर में तीर कमान। घर में तीर कमान बदी करते हैं नेका, और तीरथ राज ने कभी इलाहाबाद ना देखा। सत्यपाल काका की रकम डकार चुके हैं। सत्यपाल काका की रकम डकार चुके हैं, और विजय सिंह 10 बार इलेक्शन में हार चुके हैं। नाम धाम से काम का क्या है सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं है झंडाराम सदस्य। झंडाराम सदस्य भाग्य की मिटे न रेखा, और स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। कह काका कवि खरे लाल जी निकले खोटे, इस कलयुग में नाम बड़े और दर्शन छोटे। ना तो कभी कभी पुराना होता है, न कविता पुरानी होती है। आज इस मंच पे हमें काका हाथरसी की कविता का आशीर्वाद आपके स्वर में मिला, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप निश्चित तौर पे अनूप हैं, क्योंकि आप अभिनेता होते हुए भी यहाँ पे कविता पढ़ रहे हैं। ये काम आसान काम नहीं है। अनूप, यहाँ आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये थे अनूप सोनी जो काका हाथरसी जी की कविता हमें सुना रहे थे। नाम में क्या रखा है? इनका नाम नेहा है जी। नेहा, प्रेम देने वाली, प्रेम करने वाली। इनोसेंट लव, नेहा। इनका और मासूमियत का उतना ही संबंध है जैसे भारतीय नेता और ईमानदारी का। शैलेश जी, आप मुझे ये बताएं कि पुरुषों को बेस्ट वाइफ कौन लगती है? अरे पुरुषों को तो वाइफ बेस्ट लगती है अगर खुद की ना हो। दूसरों की वाइफ तो बहुत अच्छी लगती है पुरुषों को। ये कहते हैं, यार हमारे अल्लड़ जी थे, उनके 2 शेर बड़े अच्छे थे। वो कहते हैं कि लफ्ज तोड़े मरोड़े गजल हो गई, सर रदीफों के फोड़े गजल हो गई, और एक रुबाई थी अल्लड़ पे कब से फिदा, ले उड़े कुछ निगोड़े गजल हो गई। तो जब रुबाई निगोड़ों के पास होती है तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास अपनी रुबाई, अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं लिखने की क्षमता होती है, ताकत होती है, लेकिन
दुनिया के फलक में, शायद वो आज इतना बड़ा नाम नहीं होते। लेकिन वाह वाह क्या बात है कि मंच में हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसे कवि को बुलाएंगे जिसके पास ये सब करने की प्रतिभा है। तो हमारे बीच में आते हैं नई दिल्ली से दीपक सैनी। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। हालांकि बहुत सारे हैंड पंप भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और मैं तो शैलेश जी बड़ी कम उम्र का कवि हूँ, आपको पता ही है जी। उम्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उम्र बता देनी चाहिए। नेहा जी ने भी मुझे बता दी 45 साल। तो मुझे बताने में क्या शर्म। दरअसल इतने बड़े बड़े कवि और आज इस मंच पर मौजूद हैं, इन लोगों ने साहित्य में अपनी गहरी छाप छोड़ी है, वरना मुझ जैसे नए लोग तो खाली भाप छोड़ के जा रहे हैं। और मैं सबसे कम उम्र का कवि हूँ, मेरा कविताओं में सिर्फ इतना योगदान है जितना हमारी संस्कृति में सनी लियोन का। क्या बात है। और आज के दौर में आप किसी को बता दो कि मैं कवि हूं तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है। मैंने एक बड़ी चिंता व्यक्त की अपने हास्य कविता में, आपके बीच में सुनाता हूं, सुनिएगा। कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किश्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा ये सब हो जाएगा पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है। बोलो सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आ चुका हूं, अनेक कार्यक्रमों में जा चुका हूं, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा महेंद्र अजनबी जी की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी। मैंने पूछा अरुण जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकता, अरुण जी ने महेंद्र जी की दी हुई है। अरुण जी ने महेंद्र जी की दी हुई है, एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली सारे कवि डिफाल्टर हों तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस कवियों को डिफाल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। मैं नींद से जागा, सपना टूट गया, बिस्तर पे आंखें मलता हुआ सोचने लगा कि लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे और गंदे कार्यक्रमों पर ज्यादा डटने लगी है। क्या बात है, क्या वाह, बात है। वाह, वाह, वाह। वाह वाह। लेकिन ये स्वप्न था, हकीकत यह है दोस्तों कि जब भी कोई फूहड़ कार्यक्रम हमारी संस्कृति पर अपने बाण चलाएगा, उस हर दौर में वाह वाह क्या बात है जैसा कार्यक्रम संजीवनी मन कर आएगा। क्या बात है, वाह, वाह 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 वाह। भाई दीपक सैनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और स्वयं पे व्यंग करना जैसा कि सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन दीपक ने किया। स्वयं पे ये व्यंग करना कि मैं हैंडसम हूँ, ये दीपक हमारी प्रतिभा को दर्शाता है और हम चाहते हैं कि आसमान की बुलंदियां छुए। ये आज दीपक है, कल सूरज बने। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें दीपक सैनी। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। तो आज इस बेस्ट ऑफ बेस्ट वाव में सब कुछ बेस्ट हो रहा है, लेकिन बात यहाँ पे थमेगी नहीं, यूं अभी हंसी रुकेगी नहीं। हंसी का अच्छा लगता रहेगा जाम, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है बेस्ट ऑफ बेस्ट। वाह वाह क्या बात है, मैं तो कहिए मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। यार तुम मुझसे सवाल पूछती रहती हो, एक सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। तुम्हें सबसे बढ़िया कविता किसकी लगती है? बेस्ट? उनकी। मतलब माणिक वर्मा जी की? नहीं 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 नहीं, उनकी। मतलब अरुण जैमिनी की? नहीं ना बाबा, उनकी। भारतीय संस्कृति में जब कोई युवती किसी का नाम न लेके उन कहे तो इसका मतलब महेश दुबे की। अरे नहीं बाबा, उनकी।
अच्छा उनकी, अरे हमारे वो आम आदमी जो कविताएं करते हैं, भाई कविता का छंद और अलंकारों में नहीं पड़ते, जैसा मन में आता है वैसा कहते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। अर्ज किया है, करीब आकर मेरे कानों में कुछ कहती हो, बंद करके आंखें मेरी अपने होने का एहसास भर देती हो, सच मानो या झूठ दिल में प्यार भरा डर भर देती हो। आग है, हवा है, पानी है मुझ में, सब कहते हैं शीला की जवानी है मुझ में। एक एक्टर को हिट करने के लिए एक पिक्चर काफ़ी है और हमें परेशान करने के लिए एक टीचर काफ़ी है। आप इतनी सुंदर हो, आपको देख के ये ख्याल आया, आपकी सहेली को देखा तो दूसरा ख्याल आया। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, फिर क्या, ट्रैफिक जाम और लोकल बंद। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, चांद ने कहा रात में निकलता हूँ अबे दिखता ही नहीं। बिना उनकी कविताएं अच्छी। जी जी, निश्चित तौर पे ये भले ही आज आम आदमी हो, लेकिन आम से खास की दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वक्त से परे होते हैं, और एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जिनकी कविताएं आपको और मुझको हंसने पर मजबूर करती हैं। एक ऐसे कवि जिनकी कविताएं आपके दिलों में देश की पीड़ाओं के प्रति आवाज़ उठाने की प्रेरणा देती है। हमारी पीढ़ी को ये गर्व है कि इस पीढ़ी में माणिक वर्मा मौजूद हैं, और माणिक वर्मा जी को आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पर सम्मानित करते हुए मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ। हम स्वागत करें माणिक वर्मा जी का। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। माणिक वर्मा जी का जब हम सम्मान कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि उनके पुत्र राजकुमार वर्मा और उनके पौत्र विशाल वर्मा दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो हमें यहाँ पे इस मंच पे ज्वाइन करें। राजकुमार एक ऑनरेबल जज हैं और स्वयं भी कविता लिखते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। राजकुमार, क्या मतलब होता है माणिक वर्मा के पुत्र होने का? दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, और मैं जब पैदा हुआ था तो मैं हंस रहा था क्योंकि मुझको मालूम है कि मैंने कभी माणिक वर्मा के यहाँ जन्म लिया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अपने डैडी के बारे में सिर्फ 2 लाइन आपको बोलूंगा जी, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे किसी का व्यक्तित्व संवर जाता है, और कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना बढ़िया होता है कि उससे शब्द निखर जाते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात। आप अपनी कविता की 2 पंक्ति सुनाना चाहेंगे? कुछ साल पहले मैं अपनी बीवी का प्राइवेट आदमी था, अब सरकारी हो गया हूँ। तो सरकारी बनने पर मेरी बीवी ने जो मेरे ऊपर व्यंग कसा, मैं आपके चरणों में दे रहा हूँ कि मैं दौड़ा दौड़ा अपनी बीवी के पास गया। मैंने कहा, जी सुनती हो, तुम्हारा आदमी सरकारी आदमी हो गया है, मजिस्ट्रेट हो गया है। तो बीवी बड़ी उदास होकर बोली नाथ, मैंने सुना है जो चीज सरकारी हो जाती है वो फिर किसी काम की नहीं रहती। आज माणिक वर्मा जी को हमने सम्मानित किया तो रामरेख मनर की एक पंक्ति मुझे याद आती है जो वो इनके लिए कहते थे कि सागर मंथन जब हुआ निकले मोती अनेक, और व्यंग सागर का मंथन हुआ तो निकला माणिक एक। वाह वाह, हम क्या बात है। ऐसे ही कवियों को कल भी सुनेंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है।